आज अपन साथियों चर्चा करेंगे जो आरटीपीपी है, उसके आरटीपीपी जो रूल्स दिया गया है उसके चैप्टर 2 पे साथियों आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 ये कहलाता है कि आरटीपीपी का जो संगठनात्मक ढांचा होता है, इट मीन्स स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होगा और कैसे होगा, इस पे साथियों आज अपन विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 जो है वो ये कहता है साथियों कि इसमें नियम 3, नियम 4 और नियम 5 ये 3 नियम दिए गए हैं। क्या नियम 3, नियम 4 और नियम 5 दिए गए हैं। नियम 3 जो होता है साथियों ये कहता है उपापन जब भी कोई टेंडर करते हैं उसके लिए आपको कुछ कमेटी बनानी पड़ेगी, इट मीन्स समितियां बनानी पड़ेगी। नियम 4 कहता है कि जब आप टेंडर करते हैं उसको एसपीपी पोर्टल बनाया गया है, अर्थात उसको आप कार्रवाई करनी है, उस पर अपलोड करना है। नियम 5 ये कहता है कि ई उपापन इट मीन्स ई प्रोक्यूरमेंट भी बनाया गया है, आपको उस पर भी कार्रवाई करनी है। इस पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथियों एक चीज़ और होती है, राज्य या स्टेट उपापन सुविधा प्रकोष्ठ जो कि धारा 50 में दिया गया है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। जो एसपीपी जो पोर्टल होता है ये साथियों धारा 17 भी इससे संबंधित होता है। नियम 4 और धारा 17 इन दोनों को आपको एक साथ देखना होगा। अब चलते हैं सबसे पहले तो पोर्टल की सीमा। वैसे तो आपको सबको पता है पोर्टल की सीमा के बारे में। नियम 4 और धारा 17 एसपीपी पोर्टल से संबंधित है, ठीक, किससे? एसपीपी पोर्टल से संबंधित है। अब बात करते हैं इसकी सीमा साथियों। इसमें सीमा ये क्या है, अनिवार्य रूप से, क्या कहा गया, अनिवार्य रूप से, इट मीन्स आप जब भी कोई टेंडर कर रहे हैं 1 लाख से अधिक की सीमा है तो वो अपलोड करनी होगी एसपीपी पोर्टल पे, पहली चीज़। तो दूसरी बात ये मन में ये आता है कि क्या मान लो 50,000 का सामान है, 80,000 का सामान है, क्या उसके लिए हम एसपीपी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं? साथियों आरटीपीपी में सबसे समान पद्धति जो मानी गई है ओपन पद्धति मानी गई है। इट मीन्स ये कहीं पे भी बॉन्ड नहीं कर रहा है कि आप 1 लाख से कम है तो आप उसको एसपीपी पोर्टल पे अपलोड नहीं कर सकते। ये आपकी इच्छा के अनुसार है। यदि आप वो करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप हर चीज़ मतलब कि आप पब्लिक के सामने रख रहे हैं। लेकिन आरटीपीपी में एक ये भी कहा गया है और जीएफएनडीआर में ये भी कहा गया है, आप जो भी कुछ खर्चा करते हैं वो ये समझ के करें कि ये जैसे कि आप अपने घर के अंदर किसी कोई खर्चा करते हैं तो लागत जो होती है वो अधिक नहीं लगनी चाहिए। पता चले आप कोई टेंडर 10,000 का उसको एसपीपी पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं और उसके मान लो कोई पब्लिसिटी भी करा रहे हैं, कुछ आपने खर्चा इतना कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ का भी अपनों को ध्यान रखना है। और आप वैसे जहाँ तक हो सके 1 लाख से अधिक का जो भी होगा आपको एसपीपी पोर्टल पे अपलोड करना होगा, यह अनिवार्य है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपन ये चर्चा करते हैं साथियों कि ई प्रोक पे चलते हैं। ई प्रोक पे क्या है, नियम 5 दिया गया है और नियम 5 है। नियम 5 में कहा गया माल व सेवा, इट मीन्स जब गुड्स और सर्विस का आप टेंडर करते हैं तो 25 लाख या उससे अधिक का आपको ई प्रोक पे अपलोड करना पड़ेगा। संक्रम, इट मीन्स वृक्ष का कर रहे हैं 10 लाख से अधिक का आपको ई प्रोक पे अपलोड करना होगा। ये सब उल्लेख दिनांक 16/9/2015 को एक सर्कुलर जारी किया गया, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन भी एक सवाल आ रहा होगा कि एसपीपी पोर्टल बनाता कौन है? तो एसपीपी पोर्टल कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। अब अपन चर्चा करेंगे धारा 17 पे। धारा 17 में ये कहा गया कि बहुत से डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको अपलोड करने होंगे। तो पहले तो अपन चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं, जैसे पूर्व अर्हता दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, निविदा दस्तावेज, संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धि पत्र। इट मीन्स आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज बनाए हैं, निविदा दस्तावेज है, उसमें कुछ अमेंडमेंट, मान लो आगे चल के आपने कोई अमेंडमेंट कर दिया, उसके अंदर आपने कोई स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया हो, शुद्धि पत्र जारी किया हो, ये सब क्या करना है साथियों, आपको अपलोड करने हैं। दूसरी चीज बोली लगाने वालों की सूची, इट मीन जो पार्टिसिपेटर होते हैं जिन्होंने भाग लिया उन सबको आपको अपलोड करना है। अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची, इट मीन्स जिसको डिबार किया गया हो, जो मान लो कोई योग्य नहीं है और अपनी कुछ ऐसी कंडीशन है तो वो भी अगर कोई सूची है तो वो भी अपलोड करनी होगी। धारा 38 और 39 के अंदर कोई निर्णय हुआ अपील के अंदर तो उसका वो निर्णय जो जजमेंट होता है वो भी ध्यान रखना साथियों, वो भी अपलोड करना अनिवार्य है, वो भी अपलोड करना होगा। अगला सफल बोलियों का विवरण, इट मीन्स कीमत
या बोली लगाने वालों की, इट मीन जो भी अपने मान लो L1 पर जो भी फर्स्ट बिडर आई है उसकी भी मतलब कि उसकी कीमत और बोली लगाने वाले जो भी होते हैं उसका भी विवरण देना होगा। विवर्जित बोली लगाने वालों की जानकारी, संस्था का नाम, कारण और अवधि। यहाँ अवधि इसलिए कहा गया है, मान लियो साथियों बहुत सी जगह क्या होता है कि किसी को डिबार किया जाता है तो किसी को 2 माह के लिए, किसी को 3 के लिए, किसी को 6 माह के लिए, किसी को 1 साल के लिए ये उपापन संस्था अपने स्तर से करती है। तो जब इस प्रकार का कोई किया जाता है तो उसके अवधि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। अन्य भी सूचना जो भी आवश्यक हो वो सब आपको SPP पोर्टल पे अपलोड करनी है। अब बात करते हैं अपन राज्य या स्टेट उपापन सुविधा प्रकोष्ठ। तो साथियों सबसे पहले ये स्टेट सुविधा प्रकोष्ठ है, ये कहाँ दिया गया है? ये साथियों दिया गया धारा 50 में दिया गया। इसे कहते हैं स्टेट प्रोक्यूरमेंट फैसिलिटेशन सेल। क्या कहते हैं? स्टेट प्रोक्यूरमेंट फैसिलिटेशन सेल कहते हैं। ये अब जब बात आ जाती है SPFC, इसको SPFC कहते हैं, फुल फॉर्म आएगी तो आप ये बता सकते हैं। ये जब ये पूछा जाए कि स्टेट उपापन सुविधा प्रकोष्ठ है कहाँ, तो आपको बताना है ये कहाँ पे है, वित्त भवन में है। कहाँ पे है साथियों? ये वित्त भवन में है। जब आपसे ये पूछा जाए कि इसका नोडल अधिकारी कौन है, तब आप बताएंगे संयुक्त शासन सचिव वित्त GNT। कौन है? संयुक्त शासन सचिव वित्त GNT। एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें यह है कि जब आपको SLEC पूछी जाए फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना स्टेट लेवल एम्पावर कमेटी। क्या होता है? स्टेट लेवल एम्पावर कमेटी, जिसे कहते हैं राज्य स्तरीय सशक्त समिति होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होगा। इसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा। जब ये पूछा जाए कि राज्य स्तरीय सशक्त समिति, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? नियम 27 में इसकी परिभाषा दी गई है। अब बात करते हैं अपने उपापन के लिए। अब साथियों अपन जो चैप्टर जो नियम 3 था उसमें दिया गया है कि आपको उपापन समिति बनानी होगी, लेकिन उपापन समिति से ही मतलब कि आपको नहीं देखना, उसके लिए सबसे पहले तो ये देखना है उपापन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैं बता दूं उपापन में साथियों, एक तो उपापन या तो इट मीन राज्य या लोक उपापन की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए क्या होती है। संविदा का जो उपापन होता है वो क्या होता है, उपापन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है वो पता होना चाहिए, उपापन संस्था क्या होती है, उपापन समितियाँ क्या होती है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो इसी पे थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि उपापन का जो होता है राज्य लोक उपापन की परिभाषा ये धारा 213 में दी गई है। जब उपापन संविधा की परिभाषा पूछे 214 बताना, जब उपापन प्रक्रिया की तो 215 में बताना, जब उपापन संस्था की 216 में आपको ये चीज़ बतानी है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि उपापन समिति का उल्लेख कहाँ किया गया, इट मीन्स प्रोक्यूरमेंट जो कमेटी होती है ये सबसे मोस्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है प्रोक्यूरमेंट कमेटी, ये नियम 3 में दी गई है। किसमें? नियम 3 में। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए उपापन होता क्या है साथियों। उपापन जो होता है इसकी परिभाषा आप देखोगे 213 में दी गई है। उपापन को उपाप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उपाप्त भी कहते हैं। उपापन की परिभाषा पे चलते हैं अपन। जब उपापन संस्था सेवा, सामान और कार्य इनमें से कोई भी चीज़ खरीदता है, ठेके पर देता है या किराए पर लेता है तो ये क्या कहलाएगा? उपापन कहलाएगा। कहने का मतलब जब भी उपापन संस्था कोई सेवा या सामान या कार्य को खरीदती है, किराए पर लेती है या ठेके पर देती है, ये सब क्या कहलाएगी? उपापन कहलाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है उपापन में क्या नहीं होगा। ये इसको इम्पोर्टेंट माना सकते हैं। उपापन में क्या नहीं होगा? मुफ्त, बिना कीमत, बिना प्रतिफल के यदि कोई टेंडर किया जाता है, कोई चीज़ ली जाती है, खरीदी जाती है या बेची जा रही हो तो ये उपापन में नहीं आती है। ठीक है। अब है उपापन संविदा की चर्चा करेंगे। उपापन संविदा जो धारा 214 में कहा गया है कि जब सफल बोलीदाता, यहाँ सफल बोलीदाता मतलब क्या होगा? जो L1 आता है वो, ठीक है, जरूर दाता और उपापन संस्था इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है ये उपापन संविदा कहलाता है। अब बात करते हैं उपापन प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रोक्यूरमेंट एंड जो प्रोसेस होता है वो अब आपको 215 के अंदर ये दिया गया कि उपापन प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके अंदर क्या होता है? आमंत्रण। आमंत्रण मतलब आप नोटिस इनवाइट करते हैं कि मान लो मुझे ये सामान खरीदना करना है, वो SP पोर्टल के माध्यम से, E-Pro के माध्यम से जो भी आमंत्रण किया गया है वो उपापन प्रक्रिया होगी।
अधिनिर्णय, मान लो आपने कोई निर्णय ले लिया है, कोई फाइनल कर दिया है कि ये L1 आई है, इसका चयनित कर लिया गया है, वो भी उपापन प्रक्रिया में शामिल है। विस्तारित मतलब कि कोई टेंडर, कोई आवश्यकता हो गई, उसको बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया, तो भी वो आएगा। और रद्दकरण मतलब उसका कैंसिल कर दिया गया है, टेंडर को किसी कारण से मान लो कैंसिल कर दिया गया, ये भी उपापन प्रक्रिया कहलाएगी। तो इसका पूरा सार एक ही निकलता है कि टेंडर निकालने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल या कैंसिल होने तक की सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उपापन प्रक्रिया कहलाएगी साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं उपापन संस्था। उपापन संस्था जो प्रोक्यूरमेंट एंटिटी है, इसकी परिभाषा दी गई है 215 में दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि धारा 3(2) के अंदर जो संस्था का उल्लेख किया गया, धारा 3(2) में जो कहा गया है वो सब उपापन संस्था होगी। तो धारा 3(2) ये क्या क्या कहता है? धारा 3(2) कहता है, सबसे पहले तो ये कहता है उपापन संस्था विभाग या उसका अधीनस्थ कार्यालय, इट मीन्स 2 के तहत कहा गया विभाग या उसका अधीनस्थ कार्यालय क्या कहलाएगा? उपापन संस्था होगा। सार्वजनिक निकाय, पब्लिक सेक्टर 2 के अनुसार ये भी उपापन संस्था होगी। वह निकाय जिसका भुगतान समेकित निधि से हो, और ये भी 2 के अनुसार क्या कहलाएगी? उपापन संस्था कहलाएगी। अब बात आती है समेकित निधि से कौन से होती है, तो यहाँ आपको बताना है ये चीज़, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग। अगला है राज्य विधानमंडल द्वारा गठित निकाय, निकाय हो गया, बोर्ड हो गया, निगम हो गया, प्राधिकरण हो गया, सोसाइटी हो गई, न्याय हो गए, स्वायत्त निकाय हो गए, 2 के अनुसार ये भी उपापन संस्था कहलाएगी। अन्य संस्था जो आवश्यकता हो 2 के अनुसार जिसे राज्य सरकार गठित करे, ये सब क्या कहलाएगी? उपापन संस्था कहलाएगी। अब थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि संवैधानिक निकाय पे चर्चा कर लेते हैं। संवैधानिक निकाय में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक और राज्य सूचना आयोग, ये सभी आएंगे। अगला है साथियों वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय के अंदर साथियों क्या होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य बाल अधिकार आयोग और राज्य लोकायुक्त, ये सब इसमें आएंगे। और फिर है स्वायत्त संस्था। जो स्वायत्त संस्था होती है उसमें क्या क्या होता है? तो स्वायत्त संस्था में साथियों एक तो राज्य शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी, राज्य औषधि एवं स्वास्थ्य देखरेख निगम, राज्य शिक्षा गारंटी परिषद, विभिन्न विश्वविद्यालय जिसको राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया हो। अन्य निकाय जो होते हैं उसमें आता है सहकारी समितियां आ गई, राज्य सरकार के अधीन अनुसंधान संस्था, राज्य योजना बोर्ड, राज्य वित्त निगम, ये सब चीज़ें क्या हो गई? उपापन संस्था की चर्चा कर लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि उपापन समिति, पूरा टेंडर में जो होता है वो समिति का ही सबसे रोल होता है, मतलब कि कमेटी ही हर काम के लिए जिम्मेदार होती है, सब कुछ होता है। तो अब कमेटी के लिए ये क्या, इसमें ये कहा गया है कि नियम 3(1) के अंदर ये बताया गया बोली, इट मीन्स जब बोली मतलब यहाँ बिड डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जब कोई बोली आपको आयोजित करनी है, आप कर रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, कोई बिड डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा आपको साथियों? आप भी डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो तो जब भी कोई भी टेंडर होता है तो सबसे पहले जब आप देखना एक मीटिंग नोटिस निकालना होता है। मीटिंग नोटिस जो निकाला जाता है वो ये निकाला जाता है कि निम्न सदस्यों को बिड डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आज दिनांक को इतने बजे इतने समय पर उपापन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। तो जब पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि एक बैठक आयोजित की जाती है उपापन समिति के लिए, और फिर जब वो बैठक होती है तो उसमें एक अटेंडेंस शीट भी बनानी होती है कि इन लोग ये लोग हैं, इनको यहाँ उपस्थित होना है। तो सबसे पहले कहने का मतलब बिड डॉक्यूमेंट जो होता है सबसे पहले तो उसको तैयार किया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक समिति बनानी पड़ेगी, उपापन समिति, ठीक है। दूसरा खोलना, जब भी डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको समिति बनानी होगी। यहाँ कहने का मतलब आप एक समिति को भी रख सकते हो और अलग अलग समिति भी बना सकते हो, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि कोई बोर्ड नहीं है, अलग अलग समिति भी बन सकती है खोलने के लिए। बहुत से बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है कि इवोल्यूशन के लिए अलग से समिति होती है, कोई स्पेशल काम होता है उसके लिए अलग से समिति रखते हैं वो, ठीक है। तो मतलब कि बिड डॉक्यूमेंट आपको जहाँ तक उपापन समिति जो होती है उसको वो तो बनेगी, उसका तो सारा काम है, लेकिन ये जो खोलने, मूल्यांकन करने, अगर आप एक अलग से भी बनाते हैं तो ये केवल अपनी अनुशंसा किसको देते हैं? उपापन समिति को। फिर उपापन समिति उस पर सहमति देते हुए उपापन संस्था से अनुमोदन के लिए फाइल को भेजती है, ठीक है। तो
बिड डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, उसका इवोल्यूशन करने के लिए, संविधा का अनुसरण मतलब कि उसकी जो कॉन्टैक्ट किया गया उसका मॉनिटरिंग करने के लिए भी आपको क्या करना है, समिति बनानी होगी। मौके पे मान लो कोई सामान क्रय कर रहे हैं, इट मीन्स कोई ऐसी आवश्यकता आ गई, कोई मान लो कि कोई गेस्ट आ गया अचानक से और उसके लिए कोई सामान की आवश्यकता है, कोई प्रोग्राम आ गया अचानक से, कोई बाहर से अतिथि आ गया, तो वहाँ हाथों हाथ वो चीज़ वो लेके आनी है, तो टेंडर वगैरह नहीं हो सकता, तो अपने को पास क्या रहता, मौके पर जाओ और वो चीज़ लेके आओ। तो उसके लिए भी आपको एक समिति बनानी होगी। प्रतियोगिता बातचीत कर रहे हैं उसके लिए भी एक समिति बनानी होगी। अन्य कोई चीज़ है उसके लिए भी आपको समिति बनानी होगी। अब अपन चर्चा करेंगे नियम 3.2 पे चलेंगे। अब नियम 1 हो चुका, नियम 3.2 क्या कहता है? नियम 3.2 कहता है सदस्य कितने होंगे। इट मीन्स इसमें कहा 3 या अधिक सदस्य आप रख सकते हैं। उपापन समिति के अंदर कितने सदस्य रखोगे? 3 या अधिक। इसमें क्या न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? तो साथियों न्यूनतम 3 ही होंगे। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो साथियों मैं बता देता हूँ, अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है। क्या नहीं है? अधिकतम की कोई भी सीमा इसमें नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें अनिवार्य कौन सा सदस्य होता है जिसको रखना ही आवश्यक होता है। जिसमें बताया गया है कि वरिष्ठतम लेखाधिकारी या पदधारी। यहाँ कहने का मतलब है मान लो कहीं पे कोई एफए की पोस्ट है तो एफए हो सकता है, सीनियर हो तो सीनियर हो, एओ होगा तो एओ, डब्ल्यू फर्स्ट है, डब्ल्यू सेकंड है, या कोई जेआरए भी वहाँ पे है, मान लो वही उस पर पदधारी है और कोई उससे ऊपर कोई है नहीं, तो वहाँ पे इसका क्या है, अनिवार्य सदस्य उसको रखना होगा। या हो सकता है मान लो कि वो चाहे तो फिर किसी दूसरे को हायर करके उसको रख ले, लेकिन आपको एक लेखाधिकारी जो लेखा कैडर से होता है उसको आपको रखना ही होगा। तकनीकी सदस्य भी क्या रखा जा सकता है? हाँ साथियों, यदि आपको आवश्यकता है। वैसे तो जहाँ तक हो सकता है जब भी कोई ऐसा टेंडर होता है जो टेक्निकल से रिलेटेड होता है तो उसमें रखना ही चाहिए ये, क्योंकि उसकी वो जो उसको नॉलेज होती है वो एक सामान्य पर्सन को नहीं होती है, इसलिए इसको रखते ही हैं। एक परामर्शी किसी को रखना होता है तो उपापन संस्था सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के और कारण अभिलिखित करके